क्योंकि एक दौर ऐसा था जब हम लोगों से प्यार करते थे और पैसों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। हम पैसे से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या लगता है मैम, आज के टाइम पे इतना डिफिकल्ट क्यों है लोगों को खुश रहना? क्योंकि एक गर्लफ्रेंड है तो नहीं, 4 और आ जाए। कैसे एक इंसान को पता चलेगा कि वो डिप्रेस्ड है? चुपचाप है, लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो वो डिप्रेशन का फॉर्म बन जाती है। अमेरिका में पर्पल एलिफेंट देखा आपने? मतलब 90% जो आपका काम होता है वो पैसे से ही चलेगा, और पैसे से आप उस रिलेशनशिप को और बेटर बना सकते हो। पहले के जमाने में यही तो होता था। हाँ, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तुम्हारा घर कैसा है। बेटा जा सकता है रात को बाहर, बेटियां नहीं जा सकती। कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ लड़कियां नहीं है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कि हम टोटली पागल हो गए। मैम, आपको क्या लगता है लड़कियां क्यों चीट करती हैं आफ्टर मैरिज? ये रिवेंज भी हो सकता है कि तुम कहीं और बात करो, मैं भी कहीं और बात। लड़के क्यों चीट करते हैं आफ्टर मैरिज? लड़कियां इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। वो बस ये चाहती हैं कि जस्ट मेरी बात सुन लो। जेंट्स का यही होता है कि वो लॉजिकल माइंड लगाते हैं कि भाई क्या है चीज। कुछ रिश्तेदार आते तो हमें पता होता है कि ये गलत है। रिश्तों में जो दूरियां हो गई ना, वो कोई फिल नहीं कर सकता है। पैसा प्यार से ऊपर नहीं होता है, फैमिली से ऊपर नहीं हो सकता। ब्लॉक तुम ब्लॉक, मैं ब्लॉक, हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। हम 4 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन होता है उसने। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर अमिता शांघी मैम, और आज उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिलेशनशिप को लेके, लव के बारे में, फैमिली के बारे में, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में, डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है लोगों में, क्या साइकोलॉजी है उसकी, किस तरीके से हम खुश रहें, उसके बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि एक दौर ऐसा था जब हम लोगों से प्यार करते थे और पैसों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। हम पैसे से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ बदली हैं, अच्छे में भी बुरे में भी, आगे भी बदलेंगी शायद, होपफुली अच्छे में। तो एक बार स्वागत करते हैं डॉक्टर अमिता का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, आपको हैप्पीनेस कोच कहते हैं, तो हैप्पीनेस से मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी, आपके हिसाब से मैम हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? देखिए, हैप्पीनेस मतलब कि हमेशा खुश रहना। हाँ। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। देखिए, सबके पास पैसा होता है, गाड़ी है, घर है, हर चीज होती है, कहते हैं ना गर्लफ्रेंड भी है, हाँ। सब कुछ है, हाँ। बट एक खुशी नहीं है। तो वही हम यहाँ सिखाते हैं कि आप हर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे खुश रह सकते हैं। तो मैम, जैसे अगर हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये एक डेलिबरेट एफर्ट होता है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे तुम कैसे खुश रह लेते हो, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि ये नेचुरली नहीं आता है। हमें हमारे माइंड फ्रेम को इस तरीके से बनाना होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकें। क्या लगता है मैम, आज के टाइम पे इतना डिफिकल्ट क्यों है लोगों को खुश रहना? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर इतना पैसा आ गया तो चाहिए कि और आ जाए, है ना। एक गर्लफ्रेंड है तो नहीं, 4 और आ जाए। तो एक कितना ठहराव नहीं है सबकी लाइफ में। तो एक ठहराव होना बहुत जरूरी है कि नो, दिस इज इनफ, मुझे ये चाहिए। सुबह शाम दाल रोटी खा रहा हूँ, अच्छा घर है, अच्छी वाइफ है, हैप्पी एनवायरनमेंट है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये जो सेटिस्फैक्शन वर्ड आपने बोला मैम, बहुत डीप है इसका मतलब। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है अपने आसपास जिनके पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, घर हैं, फैमिली है, बट देयर इज समथिंग विच इज कीपिंग देम लोनली। अभी भी वो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। और अकेलेपन का ये मतलब नहीं है कि वो अकेले हैं इसलिए, वो 20 लोगों के बीच में भी होंगे, फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, उनको हमेशा एक रेगुलर वैलिडेशन देना पड़ रहा है दुनिया को कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, आपने मुझे गलत समझा है। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना। और आजकल मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर क्या हो रहा है, जैसे आप और मैं दोस्त हैं, है ना, तो दोस्ती से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे कॉलेज के फ्रेंड हो, 5-6 सालों से, अगर आप मेरे दोस्त हो फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी अगर कोई बात हुई ना तो मैं एफर्ट नहीं लूंगी आपसे पूछने के लिए कि यार क्या हो गया। हाँ, ठीक है, बात नहीं हो रही, ओके बाय, स्वाइप। तो ये जो हमने ऐसे स्क्रॉल करने वाली चीज है, ये रिश्तों में भी स्क्रॉल हो रहा है। यस, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, इसकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसकी स्माइल अच्छी नहीं है, तो आप उसको स्क्रॉल करते तो नहीं, ये अच्छा नहीं है, तो ऐसे करके आपके लाइफ में भी वैसा ही आता है।
कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि आप एक चीज से खुश नहीं है, आपको चाहिए नहीं। इस कमियां यार सब में होती हैं, हाँ सही बात है, हर चीज में कमियां होती है, बट आप में अगर ठहराव नहीं है लाइफ को लेके तो बहुत प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती है, बहुत चीजें सिचुएशंस नेगेटिव होती है। अब जैसे मैम हम डिप्रेशन की जब बात करते हैं तो एक नॉर्मल इंसान को कब पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि इसका कोई अलार्म तो है नहीं। Yes, right. तो कैसे एक इंसान को पता चलेगा कि वो डिप्रेस्ड है? आपने रोशनी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ। ये मेरे बहुत सारे लोग यही कहते हैं हाँ। कि यार हम कैसे पता लगाएं कि डिप्रेशन है। हाँ। देखिए सैडनेस होती है, हम एक दिन अगर चुपचाप है ना कोई तो कहते हैं और तू डिप्रेशन में चला गया, बट एग्जैक्टली वो नहीं होता है। डिप्रेशन उसे कहेंगे जब दिनों दिनों तक चुपचाप हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, जो भी आपको चीजें जैसे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था, कुछ कहीं बाहर जाना या फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता था, वो एक दिन ठीक है हो रहा है, 2 दिन ठीक है, बट ये काफी दिनों तक हो रहा है, कंटिन्यूटी अगर सैडनेस में आ रही है तो वो डिप्रेशन का फॉर्म बन जाती है। ओके। वहां आपको अपने लिए कुछ करना जरूरी है। अब जैसे मैम क्योंकि मुझे लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ओवरली यूज हो रहा है yes, आजकल। yes, right. हर दूसरा इंसान यही बोल रहा है यार डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्योंकि या तो जनरेशनल गैप है, ये हमारे पहले का जो जनरेशन था उनको हमने कभी ये सब कहते हुए नहीं सुना। राइट राइट। और आजकल 20 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चियां, 19 साल के लड़के लड़कियां, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। ये रिलेशनशिप जो एक चीज है ना, ये एक टाइम पे जितनी वैल्यू हम करते थे वो रह नहीं गया अभी। यही तो है न्यूक्लियर फैमिली। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चा जरा सा नाराज हुआ फट दादी के पास गया, दादी ने कहा कि अच्छा कैसे तेरे को पापा ने डांटा, मैं हूं ना। तो आप बिलीव नहीं करोगे सब लोगों की दादी नानी भी हम ही बने हुए कि फैमिली में कैसे आप अच्छे से रह सकते हैं, कैसे आपको बात करनी चाहिए। आजकल पेरेंट्स कहें कि फैमिली कहें ना, बच्चों को टाइम ही नहीं देते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वहां से लगता है कि यार लोनलीनेस है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। जहां हमें लगता है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, वहीं से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। ओवर थिंकिंग होगी फिर। देखिए थॉट सबके आते हैं। अभी आपके भी, अब मैं कहूँ ना कि देखो आप चलो सोचो कि आप अमेरिका में हो, अमेरिका में पर्पल एलिफेंट देखा है आपने, जस्ट यू कैन इमेजिन, आप थिंकिंग में, थॉट पैटर्न में आप कहीं से कहीं जा सकते हो। हाँ। आपको ये देखना है कि रियलिटी क्या है और हम विजन क्या कर रहे हैं, वो आपको देखना जरूरी है कि ये हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। अब जैसे मैम आपने बोला कि जैसे कोई भी है अगर उनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या कोई नहीं है, तो ये ना चाइल्डहुड ट्रॉमा मैं इसको कहूंगी। जैसे बचपन में क्या होता है कि मम्मी पापा वर्किंग है, वो भी हमारे लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन उस जद्दोजहद में ना उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको, उनके बच्चे को उस वक्त उनकी जरूरत ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड, पैसे से देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब 90% जो आपका काम होता है वो पैसे से ही चलेगा। आज मुझे कुछ खरीदने जाना है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि यार मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ प्लीज मुझे दे दो, मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, विच इज अ फैक्ट। आज की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और पैसे को ना आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट। क्योंकि प्यार जो है वो एसेंशियल है इंसान के लिए ना, ये तो बिल्कुल बहुत ही नेसेसिटी है। Right. और पैसे से आप उस रिलेशनशिप को और बेटर बना सकते हो। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भाई जिसके क्या होता है ना कि कांस्टेंट एक सोशल वैलिडेशन है, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तुम्हारा घर कैसा है, अरे तुम तो बहुत मोटी हो गई, अरे तुम तो बहुत पतली हो गई। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तू खुश है कि नहीं, कंफर्टेबल है। तू अगर पतली हुई है तो वो तेरी चॉइस हो सकती है, अगर कोई मोटा हुआ है वो उसकी चॉइस हो सकती है। इतना सुपरफिशियल हो गया है। और कैसी है? हाँ बढ़िया। अगर आप सच में सुनना चाहते हो कि तुम कैसे हो तो पूछो। मुझे ये सवाल ही बहुत बेकार लगता है। मैं तो पता है इनफैक्ट जब भी कभी कोई आता है ना क्लाइंट, तो मैं ये पूछती हूँ कैसे हो मैम, ठीक हूँ। फिर मैं एक बार और पूछती हूँ कैसे हो, फिर वो बताता है कि ये प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जनरली हमारे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, कोई पूछता है कैसे हो, कोई ये नहीं कहता यार फर्स्ट टाइम में और यार बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। हाँ। जब हम डीप डाउन जाते हैं तब वो बताता है यार इतने दिन से मैम इतनी परेशानियां थी, ये प्रॉब्लम्स हो गई, ये हो गए। तो धीरे धीरे वो लेयर ओपन होती है।
इसी तरह से सभी पेरेंट्स को, सभी को एक कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज द की। आप जितना कम्युनिकेट करोगे, कपल्स में ले लो, फैमिली में ले लो, जितना आप जैसे कहते हैं ना, वन मील आपको साथ में करना जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें, एक मील फैमिली के साथ होना जरूरी है, जहां आप पूरा लाइफ, अपना पूरा डे शेड्यूल का सुने, पूछें क्या चल रहा है, आज क्या करना है और आगे क्या प्लान्स है। इससे कनेक्टिविटी रहती है। पहले के जमाने में यही तो होता था। साथ में बैठ के सब साथ में खाते बैठते थे। थे। तो वो चीजें अभी जाती जा रही हैं, इसलिए जो इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, फोबिया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इससे लिए रूट कॉज इज दिस, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। और आजकल मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत, जैसे आपने बोला, कम्युनिकेशन एक इतनी बड़ी चीज है कि एक तरीके से ना थेरेपी का काम भी करती है ये। क्योंकि जितने आजकल मैं देख रही हूँ साइकोलॉजिस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि घर में ही कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे अगर घर में एक बच्चा अपनी मम्मी को या पापा को कुछ बता रहा है, बताने से पहले ही वो जज कर देंगे, अरे यार तुम तो ज्यादा सोच रहे हो, तुम ऐसी बात से कैसे हर्ट हो सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है मैम, ये हर्ट का भी ना डेफिनेशन अलग अलग होता है। आपके लिए जो बहुत छोटी सी बात होगी, हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो, या मुझे लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका पूरा साइकोलॉजी उस वजह से हिल गया हो। यस, ट्रॉमाज होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं कि मम्मा ने उसको तो ज्यादा प्यार किया है, मुझे नहीं ये किया। तो मेरे साथ भी है मैम। मतलब मैं आज नहीं, ये बात सच है। क्योंकि जैसे मेरे और मेरे भाई के बीच में 6-7 साल का अंतर है, तो मुझे आज भी ये बात लगती है। और मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे भाई से कुछ प्रॉब्लम है या उसको मैं कम प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे हमेशा मेरे दिल में थी कि मेरी मम्मी ना भाई से ज्यादा प्यार करती है मेरे, और मेरे पापा मुझसे करते हैं। होता ही है, लड़कियों का पापा की तरफ ज्यादा रहता है और मम्मी का बेटे की तरफ होता है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन जब मैं छोटी थी, मुझे अभी भी वो चीज याद है। मैं बड़ी हो गई हूँ, थोड़ा मैंने एनालाइज किया दिमाग को कि ऐसे नहीं होता यार ये वो, लेकिन अभी भी वो है। जैसे मैं घर जाती हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और मम्मी सुनते सुनते उसकी बात सुन लेना, तो मैं एकदम से मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि मैं कभी कभी आती हूँ, मुझसे उससे ही बात कर लो, इससे ही बात कर लो, ऐसे हो जाता है। होता है, क्योंकि शुरू से ही पेरेंट्स बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कि देखो तुम्हें इतनी बजे आना है, तुम ये कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। बेटा जा सकता है रात को बाहर, बेटियां नहीं जा सकती। तो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पेरेंट्स ही लगा देते, तो बच्चों के दिमाग में वो ही चलता रहता है। जैसे कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही चीजें चलती आ रही है। तो इस चेन को ब्रेक करना जरूरी है। जहां लड़कियों ने अपने आप को समझ रखा है कि हम कुछ नहीं कर सकती हैं, वहीं उनको मोटिवेट करके, आज देखिए हर फील्ड में है लड़कियां हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जहां लड़कियां नहीं हैं। सही बात। तो ये समझना उनको जरूरी है, क्योंकि शुरू से ही समझ लेते हैं कि यार हम तो कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। लेडीज मल्टी टैलेंटेड होती हैं, वो फैमिली भी संभाल सकती हैं, वो बाहर भी संभाल सकती हैं, वो बच्चों को भी संभाल सकती हैं, और सब में परफेक्शन आएगा उनका। और जेंट्स को आप कह दो एक दिन कि आज घर संभालना है, नहीं हो पाएगा। सही है। तो बहुत सी चीजें हैं जो चीजें हमें संभालनी जरूरी है, करनी जरूरी है। हर चीज का कि हमें कहाँ अवेयरनेस हमारी जरूरी है, वो हमें जो पैटर्न चलता आ रहा है उसको हमें ब्रेक करना जरूरी है। जैसे कंपैरिजन होता है, देखो शर्मा जी का बच्चा, हर जगह एग्जाम्पल तो आता ही है, शर्मा जी तो कहीं रहते नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि शर्मा जी का देखो बेटा कि वो देखो कितने अच्छे स्कोरिंग लेके आ रहे हैं, और एक तुम हो, तुम घर में ऐसे बैठे हो या तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। और वो देखो, और फिर उसको वहां कंपैरिजन उसके माइंड में क्रिएट होता गया कि ठीक है, ये मेरे मम्मी पापा मेरे को पूछ नहीं रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, कंपेयर और कर रहे हैं। तो वो जो उसका लेवल था ना स्टडीज का, सबका कॉन्फिडेंस भी एकदम नीचे चला जाता है। ये रीजन रहता है कि ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं फिर, है ना। अच्छा मैम, आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे का ट्रॉमा हील करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले पेरेंट्स खुद हील हों। जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स के भी देखिए बचपन में बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे। आई एम श्योर हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है लाइफ में, है ना। लेकिन उनका जैसा चाइल्डहुड रहा हो वो हमने तो सुना है, देखा तो नहीं है। अब मेरे मम्मी पापा का चाइल्डहुड, हम तो ऐसे जाते थे स्कूल, हमारा तो ये था, तुम लोग को तो इतनी चीजें मिली हुई हैं, ये वो, है ना। तो आई अंडरस्टैंड कि उनके चैलेंजेस अलग थे, हमारे चैलेंजेस अलग हैं।
लेकिन मुझे ये भी लगता है कि पेरेंट्स को ना वो कोशिश तो कर रहे हैं कि बच्चे को वो सब कुछ दे, लेकिन ये जो बेसिक नेसेसिटी है ना अंडरस्टैंडिंग की, अगर आप वो रूट कॉज, वो फाउंडेशन ही नहीं मजबूत बना रहे हो तो आप कितना भी दे दो वो चीजें ना एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाती हैं। उसमें यही रह रहा है ना कि जैसे पहले जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो वो ये चाहते हैं कि जो स्ट्रगल हमने देखा है, जो हम कंफर्ट में नहीं रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मिले। बट उसमें वो क्या कर रहे हैं, उनको पैसा बहुत दे रहे हैं। आपने उनको इतनी जरूरत ही नहीं थी, आपने पैसा दे दिया, टाइम नहीं दिया, है ना। जो चीजें उनको आप चाहिए थे वो नहीं दिया, तो वो बच्चे फिर क्या करेंगे, बच्चे तो ना समझ है, बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब फिर पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीजें उन्होंने करी है कि हाँ ने हमने कंफर्ट तो दिया, पर हमारे जो पेरेंट्स ने, उनके जो पेरेंट्स ने दिया है वो चीज उन्होंने नहीं दी है। कम्युनिकेशन, प्यार, डांट भी। आज आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते हो, स्कूल में भी आप नहीं कर सकते हो। तो ये हम सब जो पले बड़े हैं वो मारपीट से ही पले बड़े हैं, तो ये चीज होनी जरूरी है। अगर आप कैसे कहते हैं ना कि आप सुनार भी है उसको अच्छे से ठोकेगा तभी उसमें से सोना निकलेगा। हाँ। आप उसको ठोकोगे ही नहीं, कुछ करोगे तो उसके माइंड में क्या सेटअप हो रहा है कि यार ऐसी लाइफ होती है, जो चाहा वो मिला। तो वो चीजें बच्चों में नहीं आनी चाहिए, वो चीजें गलत हो जाती हैं। आई नो, मतलब ऑफ कोर्स ये जो हमारा नरेशन है इसका कोई भी मकसद ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि मारा पीटी करो, वायलेंस नहीं। बट बोलने का ये मतलब है कि जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है वहां पे मम्मी पापा को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बट जहाँ पे आपको प्यार देना है, जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है। अच्छा मैम, ये भी चीज होती है बहुत सारे घरों में, जैसे आपने बोला कि पहले ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बता दिए जाते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप बात ही नहीं कर सकते, अरे नहीं नहीं इस बारे में मत बात, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अरे एक मिनट यार, मैं आपसे नहीं बोलूंगी तो मैं किससे बोलूंगी? नहीं नहीं इस बारे में नहीं। बहुत बार मैम ऐसा होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बचपन में मोलेस्ट हो चुके हैं अपने ही रिलेटिव से, या अपने ही कितने सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बच्चे के मम्मी पापा वर्किंग होते हैं और बच्चा जो है वो मामा जी के घर या चाचा जी के घर या किसी के भी घर, अपने रिलेटिव के घर पे है, और फिर वो बच्चे को जितना समझ में भी नहीं आता। आजकल ये चीज आ गई है कि बैड टच ये होता है, गुड टच ये होता है, मम्मी पापा को बताओ। लेकिन हमारा जनरेशन था, हमको तो नहीं पता था। हमको तो 10th और 12th में जब बायोलॉजी आई तभी बहुत सारी चीजें पता चली। तो मुझे लगता है वो जो ट्रॉमा है ना उन लोगों का, वो नहीं हील हुआ होता है। क्योंकि देखो अभी जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं सबसे पहले सबसे ज्यादा सेफ क्या फील करूंगी कि मैं अपनी मम्मी को बताऊं। अब मेरी मम्मी को ही वो सिचुएशन अगर डील करनी नहीं आएगी, या मुझे बोल दे कि मम्मी नहीं ऐसी बात नहीं बोलना, बाहर नहीं बोलना, ये चीज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो फिर वो जो मेरा जो एक सोल्यूशन था, एक जो मुझे ऐसा हल्का सा होप दिखा था कि मेरी मम्मी तो ये चीज सॉर्ट आउट कर देगी, तो उन्होंने भी अगर मुझे बोल दिया कि नहीं बोला, फिर मैं क्या करूंगी? तो वो तो मेरे अंदर वो रह गया ना। हाँ राइट, वो रहता है। तो आई थिंक आजकल तो फिर भी बहुत चीज़ें बदल रही हैं और लोग बहुत वोकल हो गए हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एक जनरेशन ऐसा भी था, क्या पता बहुत सारे लोग उस समय भी ये सारी चीज़ों से गो थ्रू। पहले ओपन नहीं होता था। हाँ, पहले बताया नहीं जाता था कि भाई ये चीज़ हिडन है, ये चीज़ अब एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स पहले भी होती, क्योंकि पहले कोई थेरेपी में मैम जाए तो उसको तो पागल घोषित करते हैं। यस राइट। अभी भी जो कहते हैं कि अगर यहाँ पे भी आते हैं कि सब लोगों को होता है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क नहीं पता होता, वो हम उनको समझाते हैं कि भाई साइकेट्रिस्ट गिव मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट विदाउट मेडिसिन आपको ट्रीट करते हैं। दीज ऑल आर द टॉकिंग थेरेपीज। तो अभी भी ये कहते हैं कि यार पागलों के डॉक्टर के पास होना जा रहे हैं, हम पागल होना है। तो अभी भी सबके माइंड में यही है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कि हम टोटली पागल हो गए हैं। मेंटल हेल्थ का कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। बट अब धीरे धीरे आफ्टर कोविड ये चीजें समझ आने लगी हैं कि ये चीजें होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें होती हैं और ये हील हो सकती हैं। कि जरूरी नहीं है कि आप मेडिसिन लेके ही ठीक हो, आप थेरेपीज के थ्रू भी ठीक हो सकते हो। तो उसमें यही रहता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इसलिए इतने केसेस हमारे सामने ओपन अप होते जा रहे हैं। अब जैसे मैम बहुत एक बड़ा अलार्मिंग इश्यू है डिवोर्सेस का। आजकल हर 4 इंसान में आप बात कर लीजिए, मतलब अभी शायद 1 साल हुआ होगा शादी को, 2 साल हुआ होगा, और फिर ये चीज़ 1 साल तो आप बहुत कह रहे हैं।
3 दिन वाले भी होते हैं, 1 महीना भी हुआ है, कि कोई ना कोई प्रेशर से आपने हाँ कह दिया है, बट आप में कोई कहते हैं ना कि एक ठहराव नहीं है, Commitment नहीं है। कमिटमेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है कि भाई ये इतनी लेट क्यों उठता है, या मैं ऐसे कर सकती हूँ। आपको समझ ही नहीं है, आप समझना ही नहीं चाहते हो कि सामने वाले को थोड़ा समझो। फैमिली में तेरी मदर ने ऐसे क्यों किया, तेरे भाई ने ऐसे क्यों किया, तेरी सिस्टर मुझे ऐसे क्यों बोलती है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स अभी फेस आ रहे हैं सामने, ये चीजें हो रही है कि आपको पेशेंस नहीं है, आपको प्रॉपर किसी से बात नहीं करनी है कि बस जो मैं हूं ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें भी ये चीजें आएंगी कि लोगों को समझना ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, ये चीजें क्यों ऐसा हो रहा है। भाई लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है तो उसे भी वही प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो यहीं पे होता है कि प्री मैरिज काउंसलिंग होती है जिससे आप प्रॉपर समझ सको। पोस्ट काउंसलिंग तो होता ही है कि आप शादी के बाद तो प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अगर आप पहले से ही एक दूसरे को समझ जाओगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मैम आपको क्या लगता है लड़कियां क्यों चीट करती हैं आफ्टर मैरिज? कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। देखिए, चीट प्रॉपर वर्ड हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आपको वो लड़की किस तरह से चीट कर रही है, ये चीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसमें क्यों होता है कि जब हस्बैंड आप पे पूरा ध्यान नहीं दे रहा, जब उसे आपका समय चाहिए था आपने नहीं दिया, वो बोलती रही, रोती रही कि सुनो मेरी बात कर, मेरे से बात करो, मुझे आपका टाइम चाहिए, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। वो साइन नहीं समझ पाया हस्बैंड, बिजी होगा या कुछ भी है, तो ध्यान इजीली डाइवर्ट हो सकता है। बट उसमें भी हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते कि कहीं ना कहीं दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है, या फिर उसने हस्बैंड को किसी और से बात करते हुए देख लिया है, तो भी हो जाता है। अच्छा, तो मैम ये रिवेंज भी हो सकता है कि तुम कहीं और बात करो, मैं भी कहीं और बात करूं। हाँ, रिवेंज भी होता है। और मैम आपको क्या लगता है कि लड़के क्यों चीट करते हैं आफ्टर मैरिज? लड़कों का तो हो ही जाता है कि भाई यहाँ इसकी स्माइल अच्छी, जैसे मैंने कहा, यहाँ इसकी बातें अच्छी हैं, तो उनको लगता है जस्ट फ्रेंड ही तो है। वो लड़के अपनी रिलेशनशिप जो भी होती है वो कैजुअल लेते हैं कि यार लड़के तो कर ही सकते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि जब लॉन्ग टाइम इसके हम रिजल्ट देखेंगे वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आज नहीं तो कल वाइफ को पता लगेगा ही, वाइफ को पता लगेगा तो घर में प्रॉब्लम्स होंगी, घर में प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर आपको रहना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी रहने में। तो ये चीजें बाय साइकिल चलती रहती है। सो कपल्स को चीट ना करो, चीट नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं घर तो तोड़ता ही है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके उसमें भी आ जाता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने तो किया था, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये चीजें तो वो वैल्यू सिस्टम जो ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे यही रहता है, जैसे बच्चे होते हैं वो देख रहे हैं कि घर में ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है कि कपल्स एक दूसरे से बात नहीं करते, उनके बेडरूम सेपरेट है, तो बच्चों में भी आएगा कि हाँ ये तो कॉमन चीज है, हस्बैंड वाइफ ऐसे ही रहते होंगे, तो उनके स्टेट ऑफ माइंड में क्या आया, ऐसे रहते हैं कपल्स। तो ये जो पैटर्न हो रहा है ना, ये पैटर्न बच्चों का ब्रेक शुरू से ही हमें करना जरूरी है, जिससे ये चेन टूटे कि नहीं, हैप्पी एनवायरनमेंट भी होता है। आप देखिए नाम की भी चीज होती है। आप देखिए रोशनी, कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, कुछ कॉमन चीज आप बताओ, जहाँ फैमिली बैठी है वहां आपने कुछ देखा है? सब लोग फोन लेके बैठे रहते हैं। सब फोन में। हाँ, 4 लोग बैठे हैं, डिनर पे आए हैं, एनिवर्सरी है या बर्थडे है, चारों फोन पे, किसी को किसी से मतलब नहीं, तो फिर डिनर पे आने का मतलब ही क्या है? और मैम वो थॉरो कम्युनिकेशन भी मिसिंग है। जैसे कि अगर हम दोनों दोस्त हैं, हमने 10 मिनट बात करनी बस शुरू, क्योंकि एकदम से कोई नहीं खुलता, अगर हम बहुत टाइम के बाद भी मिल रहे हैं तो जैसे ही आप कम्युनिकेशन शुरू हो गया, एक सेकंड, हाँ यार ये फोन लेना इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है, ब्रेक हो गया एक बार, ठीक है, पैटर्न ब्रेक हो जाता है, पैटर्न ब्रेक हो गया। अब तो क्या होता है, हमने इतना ज्यादा फोन को इम्पोर्टेंस दे दी है कि जो सामने है तुम उससे नहीं बात कर रहे हो, जो कहाँ से तुमको फोन कर रहा है उससे बात। मुझे लगता है कि हमारी सर्वाइवल के लिए और हमको सेफ फील करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इंसानों के बीच में रहो। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है लेकिन इंसान से इंपॉर्टेंट नहीं है। और बोलो, मुझे लगता है मैम एक रिलेशन ना तब तक हेल्दी माना जा सकता है जब तक उसमें कम्युनिकेशन है, जब तक तुम कंप्लेन भी कर रहे हो। लेकिन एक बार जब ये हो जाता है ना, जब कंप्लेन करना भी बंद हो जाता है, इसका मतलब आपसे वो एक्सपेक्ट ही कुछ नहीं कर रहे। तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को लगेगा हाँ यार ये तो पहले कंप्लेन करती थी अब नहीं कर रही, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो हार चुकी है, कि अब क्या फायदा यार कि इतना बोल दिया, कोई इंसान समझ ही नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वो सामने वाले को समझना कि यार ठीक है, हम घर ऑफिस से आए 7-8 बजे तक आए, हमने ना चेंज वेंज किया, हम फोन पे लग गए, डिनर भी साथ में फोन पे कर लिया, अब ठीक है 10-11 बज गए, अब सो जाओ।
तो यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप देखिए ऑन ऑफ बटन हमेशा आना चाहिए। जब आप वर्किंग प्लेस पे हो तो आपको घर का नहीं सोचना है, और आप जब घर पे हो तो ऑफिस का नहीं सोचना है। तभी आप प्रॉपर मैनेज कर पाओगे अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर घर पे भी आप स्ट्रेस लेके आ रहे हो तो फिर वो भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉपर नहीं रह पाओगे। आप ऑफिस में भी हो कि अरे मेरी वाइफ ने खाना खाया नहीं खाया, मम्मी ने दवाई ली नहीं ली, ये चीजें आप सोच रहे हो, तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो जहां हो गिव 100%, फैमिली में भी हो गिव 100%। अब जैसे मैम जब हम प्यार की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि जब आपको शुरू में प्यार होता है ना, तो आपके बॉडी के सारे हॉर्मोन्स बहुत हाई में होते हैं। तो उस हाइक की वजह से क्या होता है कि शुरू में तो आप बहुत अटेंशन दे रहे हो, पूरा टाइम मैसेज पे लगे हो, वॉइस नोट भेज रहे हो, बातें कर रहे हो। धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है कि जैसे अब दो लोग हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, वो लड़का लड़की, है ना, तो और एक टाइम के बाद मतलब अगर कोई भी एक बंदा या बंदी सामने वाले को मैसेज करते जा रहे हैं या मैसेज दोनों बात करें एक दूसरे के, एक टाइम के बाद क्या होगा, एक दूसरे को आदत हो जाएगी, या दोनों में से एक को हो सकता है ज्यादा आदत हो जाए, दूसरा तो ऐसी कैजुअली हो सकता है। तो जो इंसान कैजुअली इन्वॉल्व है वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो सच में उसमें इन्वेस्टेड था उसके लिए ना वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है। लोगों को ठीक है, ट्रॉमा ट्रीट कर सकते हो आप, विद टाइम चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो जो वैक्यूम, वो जो वॉइड आपके दिल में क्रिएट होता है ना, वो बहुत मुश्किल से भरता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको एक इंसान की आदत ना आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती है। तो क्योंकि आप या तो फिर मुझे लगता है आजकल ये जो बिना एक विजन के रिलेशनशिप में है लोग कि हाँ मैं तो इससे बात करती हूँ लेकिन इसके साथ कुछ शादी का कुछ नहीं है, तो मैं इससे भी बात करती हूँ, इसका कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जनरेशन है, हम ओल्ड स्कूल नहीं है, हमें पता है तुम लोग क्या बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, इनफैक्ट ये तुमको ट्रॉमा और दे देगा। एक टाइम के बाद क्या होता है ना मैम कि वो सैचुरेशन आ जाता है, तुमको रियल फीलिंग ही नहीं पता चलेगी, बिकॉज तुम सबसे एक जैसे कैसे बात कर सकते हो। वही होता है कि एक फेक हो जाता है कि रिलेशनशिप में आप फेक आप प्रेजेंट कर रहे हो। पहले स्टार्टिंग में ये रहता है कि नहीं यार तेरे बिना कुछ भी नहीं है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब चल रहा है, हेलो ब्यूटीफुल, ये सब चीजें चल रहा है। जहां हमें लगा कि वो हमारे लिए पूरा टाइम दे रही है, हमारे लिए सीरियस हो रही है, वहीं से वो बैकअप होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है एज ग्रांटेड, यार ये कहाँ जाने वाली है। ये प्रॉब्लम आता है जब रिलेशनशिप में, ये प्रॉब्लम आता है। फिर अगर दोनों में से एक बैकअप हुआ, फिर उसको वो अलग ट्रॉमा हो जाएगा कि यार ये क्यों मेरे से अलग हो गया, ये क्या किया। तो जैसे ये आपने बहुत सही बात बोली मैम, जब तक मैंने ये चीज देखी है पर्सनली कि जब तक एक लड़की एक लड़के को भाव नहीं दे रही है ना, वो लड़का जी तोड़ कोशिश करेगा तुमसे बात करने के लिए, मैसेज कर, उसके लिए ये सबसे बड़ा मिशन होगा, तारे तोड़ के ला दूंगा। एग्जैक्टली मतलब उसके लिए सबसे बड़ा मिशन है ये कि भैया ये कैसे नहीं बात कर रही, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, टारगेट हो जाता है बिल्कुल। और जब उस बंदे को लगता है यार कि ये बंदी तो अब इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, वो लोग पीछे हट जाते हैं। इसका क्या साइकोलॉजी है मैम, ये क्यों होता है? पहले तो लगता है यार ये कैसे हो सकता है कि ये मेरे से बात नहीं कर रही, यानी कि टारगेट बना लेते हैं वो। हाँ, मतलब ईगो में हर्ट हो जाता है, ईगो भी हर्ट होता है, बट ऐसा सबके साथ नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उनको टारगेट लगता है कि यार मेरे को ये चीज चाहिए, दोस्तों में कहने को हो जाता है कि यार ये मेरी फ्रेंड है। फिर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, यार ये तो पाई लिया, नेक्स्ट। तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है मैम, ये तो रिश्ते है ना। उनको ये नहीं पता होता, कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में उनकी ये चीज चलती है कि यार ये तो हो ही गई है, अब इससे भी अच्छी, अब इससे और नेक्स्ट। गाड़ी थोड़ी ना है मैम। यही तो होता है कि एज ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, वही फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जहां आपने एज ग्रांटेड ले लिया रिलेशनशिप में, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि फिर आपको उसकी परवाह ही नहीं है, वो कब सो रही है, कब उठ रही है, उसने क्या खाया। पहले तो पूछ रहे थे हम, अब नहीं पूछ रहे। क्यों? क्योंकि वो अब आपके पीछे है, आप जैसा कहोगे वैसा चलेगी। अब उसको आपकी आदत बन गई है, आदत पड़ गई है। तो जब उसको आदत पड़ गई है तो वो आपके पीछे पीछे जाएगी, आप जैसा कहोगे ना वैसे ही करेगी। आपने कहा मैं 2 लड़कियों से बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं ठीक है बट तुम मुझे मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए तुम मुझे मत छोड़ना। ये चीजें हो जाती हैं। ये हाइपर डिपेंडेंसी है सामने वाले के ऊपर। लड़कियां इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, और ये एक चीज से अच्छा भी है बट वो उनके लिए नेगेटिविटी हो जाती है
यार आप माइंड से स्ट्रांग नहीं हो फिर। हाँ, अब जैसे मैम ये भी तो होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि वुमेन आर फ्रॉम वीनस, मैन आर फ्रॉम मार्स। तो मुझे ऐसा लगता है जो एक लेडी होती है, एक औरत होती है, लड़कियां, वो ना बहुत इमोशनली ड्रिवन होती है ना, और जो आदमी होते हैं वो बहुत लॉजिकली ड्रिवन होते हैं। अब जैसे एक फाइट हुई, ठीक है, तो उसमें अगर मैं गुस्सा हो गई, एक लड़की किसी चीज पे गुस्सा हो गई, तो सामने वाला जो बंदा है वो तुमको लॉजिक से समझा रहा है, तो मुझे नहीं आएगा समझ में उस समय। तो ये थोड़ा समझ भी होना चाहिए कि किसको किस हिसाब से समझ में आएगा। अब अगर मुझे पता है या सामने वाले को पता है कि इसका जो थॉट प्रोसेस है ये इमोशनली ड्रिवन होता है, तो उस इंसान को मुझे इमोशनली ही रीच करना पड़ेगा। वो मुझे लॉजिकल चीजें बताएगा और ज्यादा झगड़ा हो जाएगा। बट एक चीज ये है कि अगर आपने अपनी फ्रेंड को या वाइफ को, लड़कों के लिए कि आपने अगर उनको सुन लिया ना, हाँ, तो वो ठीक है, 90% प्रॉब्लम खत्म। आपने उनको वो बस यही चाहती हैं, हाँ, वो मोस्टली ये नहीं चाहती कि आप सॉल्यूशन दो, हाँ, वो बस ये चाहती हैं कि जस्ट मेरी बात सुन लो। अगर आपने उनकी बात 5-10 मिनट में सुन ली, वो बस इतना ही चाहती है, वो खुश हो जाएंगे, बट ठीक है मैंने अपना जितना भी मेरे माइंड में था ना, मैंने बोल दिया, मैंने वॉमिट कर दिया, बस फिर वो लाइट हो जानी है। हाँ। वहीं पे जेंट्स का यही होता है कि वो लॉजिकल माइंड लगाते हैं कि भाई क्या है चीज, हाँ, ऐसा क्यों हुआ है, हाँ, रीजन क्या हाँ, है, वो बहुत लॉजिकली सोचते हैं, वो बहुत सोल्यूशन कि भाई अगर तुम्हें ये चीज चाहिए ये कर लो, ठीक है ना, बस। वो लड़कियां कहती है यार मेरे को सुन तो लो थोड़ी देर, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं करना, उनको ये नहीं होता। हाँ। तो मैम इंडिया के रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जो डिवोर्सेस के केस हैं वो मैक्सिमम जो अभी हो रहे हैं वो इन लॉस के इंटरफेरेंस की वजह से भी हो रहे हैं। जैसे बाहर आप अगर आउटसाइड इंडिया देखोगे तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या वहाँ पे काफी ओपन कल्चर है उस वजह से, लेकिन इंडिया में मेजरली तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई अंडरस्टैंड कि दो लोगों की जब शादी होती है तो दो फैमिलीज मिलती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान सेपरेट एंटिटी है, उनका एक स्पेस, उनका एक मैरिज जो है वो बहुत ही क्लोज्ड नेट है और वो उनका स्पेस है। क्या होता है, मम्मी पापा को बच्चा हमेशा बच्चा ही लगता है अपना, तो वो अपनी तरफ से तो सही समझा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो समझा रहे हैं शायद वो बैकफायर कर रहा है उस बच्चे के खुद के रिलेशन में। जैसे मैम आपके पास जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं मोस्टली जैसे ब्रेकअप्स वगैरह में क्या रहता है रीजन? सेम यही रहता है, सासू जी। इसलिए कहते हैं कि बहू और सास की कुंडली मिलानी चाहिए। तो वही जो मदर इन लॉ है वो हमेशा कहेंगी बेटा ऐसे नहीं, बहू ऐसे नहीं, जल्दी उठो, ये करो। तो यही जो इन लॉज का होता है वही आप कहोगे कि जो लड़की के साइड के होते हैं, हाँ, वो घर में के तेरे हस्बैंड ने क्या दिया तुझे, गिफ्ट क्या दिया, ये क्या, बहुत कहते हैं ना इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं ये समझना चाहिए हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने एक दूसरे को देख के शादी करी है, उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये होना चाहिए ना कि आंखों आंखों में बात कर रही है, हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए। वही आपको पता भी नहीं चलेगा, जहां अपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई कपल में, वहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किसको कौन सी बात बुरी लग रही है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। आप प्रॉपर कि भाई अब देखो ये अच्छी लग रही है तो ये कर सकते हैं। वहां एक जो हस्बैंड होता है ना वो एक ब्रिज के जैसा ही होता है, ठीक है, इधर अपनी मदर को संभालना है, इधर अपनी वाइफ को संभालना है। माँ ने जन्म दिया है तो अब वाइफ मेरा फ्यूचर है, तो उसको बीच में उसको ना एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ना माँ को नाराज करना है ना वाइफ को नाराज करना है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक औरत की ही दुश्मन हो जाती है। क्या रीजन है मैम कि जैसे एक माँ है, उनके बेटे की शादी हुई, तो वो माँ एकदम से इनसिक्योर क्यों हो जाती है? इनसिक्योर हो जाती है क्यों? उसे लगता है कि मेरा बेटा चला जाएगा, क्योंकि ये शुरू से ही रीत चली आ रही है। जब उनकी सास की भी शादी हुई थी तो उनकी सास ने भी ऐसा ही किया था। तो अटैचमेंट जो होता है माओ का बेटों से ज्यादा होता है और फादर का बेटियों से तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होती है। माँ को लगता है नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसे, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, अरे तूने खाना टाइम पे नहीं दिया, अरे तूने ऐसे नहीं किया, तो ओवर सिक्योर हो जाती है। एट द सेम टाइम वो लड़की भी तो दूसरे घर से आ रही है ना, तो वो भी नहीं समझते ना लोग। तो फिर मैम सेम पेज में तो होना पड़ेगा ना।
जो लोग हो जाते हैं वो अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, चाहे 10 लोग हों फैमिली में, 20 लोग हों, अच्छे से रहते हैं। जो नहीं समझ पाते उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब जैसे मैम घर पे मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, सारे रिश्तेदार नहीं, कुछ रिश्तेदार आते तो हमें पता होता है कि ये गलत है। जैसे मम्मी भी कुछ काम कर रही हैं, ओवर चीजें कर रही है, तो हमें लगता है कि यार ये ओवरली यूज कर रहे हैं मम्मी को, इन अ वे। कुछ भी हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो सकते हैं या कुछ भी ऐसे, तो हमें वो चीज़ पता रहती है। तो मैंने मम्मी से काफ़ी बार पूछा भी है कि मम्मी आपको पता है वो फलाना ठिकाना कैसे हैं, फिर आप क्यों करते हो? उन्होंने कहा देखो बेटा, क्योंकि ना रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना मुश्किल मैं एक बात बोलूँ, वो एक बात बोले, खत्म हो जाएगी चीज़। लेकिन जोड़ के रखने के लिए ना कभी कभी हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि ईगो से बढ़कर ना एक रिश्ता होता है। जैसे आपने एक पॉइंट बोला, ठीक है, अगर हम दोनों रिश्तेदार हैं या हम दोनों कजिन्स हैं, आपने मुझे एक बात बोली, मुझे पता है मेरे बारे में जो आपने बात बोली है वो गलत है, वो वैसे मैं हूं भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना देर लगेगा वो चीज मुझे वापस आपको देने में, लेकिन इससे क्या हो जाएगा फिर? हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, दूरियां बनेगी। मुझे लगता है कि ना लोगों को कम्युनिकेट आजकल सोल्यूशन के अप्रोच से करना चाहिए। राइट। बहस के अप्रोच से अगर आप कम्युनिकेट करोगे ना, उसको कभी सोल्यूशन ही नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आप मुझे एक बात बोलोगे, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं आपको 2 बात बोलूंगी, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्या होगा लास्ट में? हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। अच्छे रिश्ते अगर आपके पास हैं और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे अनकंडीशनली जुड़ा हुआ है, तो आप अपनी जी तोड़ मेहनत करो उस रिश्ते को बचाने में। मुझे लगता है पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोग ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे पता नहीं जिंदगी अमर है, ये इन्होंने वो अमृत पी लिया है और ये कभी मतलब ये इनके पास हमेशा रहने वाला है। ये समझ नहीं रहे हैं कि एवरी टाइम स्टिकिंग। सब समय जा रहा है, आप क्या कर लोगे पैसे से कितना टाइम, पर जो रिश्ते अगर चले गए ना, रिश्तों में जो दूरियां हो गई ना, वो कोई फिल नहीं कर सकता है। इसलिए पैसा, ये रियलिस्टिक चीजें मैटर नहीं करती हैं। फैमिली है, आपके जो क्लोज वंस हैं वो मैटर करते हैं। अब जैसे हमारे ही था छुट्टियों में, हमारी चाची चाचा, उनके बच्चे, बुआ सब आते थे समर ब्रेक में, विंटर ब्रेक में, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो हमारी चाची, हमने तो कभी फील किया ही नहीं। वो ऐसा लगता था कि हमारी दूसरी मम्मी है। बुआ आती, हम अभी भी हम यही फील करते हैं कि ये हमारी मम्मी है। हमारे तो इतने सारे सब मम्मी हैं, क्योंकि हमने मदरली फिगर देखा कि माँ होती है देने वाली। जो चीज है मेरी, ले जा बच्चा, ले जा बच्चा। तो वो होना चाहिए कि यार कोई कंपैरिजन नहीं, हमारे बच्चे उसमें, ये इसमें से। एक फैमिली में होता है कि जुड़े रहो, और जितना संगठन में शक्ति है ना, वो किसी चीज में नहीं होती। आप मिलके एक दूसरे का सब दुख हर सकते हो, इसलिए फैमिली बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। अब जैसे मैम आपने ये बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि पैसा जरूरत को पूरी करता है, लेकिन पैसा प्यार से ऊपर नहीं होता है, फैमिली से ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो इतना अचीव कर चुके हैं अपने लाइफ में, लोग उनको आइडल मानते हैं कि भाई इसके पास तो इतना पैसा, इतना अचीवमेंट है, वो हर रात रो के सोते हैं, उनके पास साथ में बैठ के खाने के लिए एक आदमी नहीं है, नहीं होता है। यही तो इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि वो लोग मतलब बहुत गरीब होते हैं जिनके पास सिर्फ पैसा होता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि जब ना आप देखिए, खुशी का टाइम जब होता है ना इंसान का, तब उसके पास हो लोग नहीं हो, उसका टाइम अच्छा चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो रियल लोग नहीं है जो खुशी में ये बिल्कुल सही बात। और पता है, जैसे बोलते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आप बहुत आसानी से परख सकते हो कि कौन सच में आपके अपने हैं। आज आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके साथ लोग, अरे यार कैसी है ये वो, एक बार आप उनसे सिर्फ आजमाने के लिए पूछ लो, यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हेल्प करेगी, सबसे पहले भागेंगे, सबसे पहले भागेंगे। रियल इंसान वो ही होता है जो आपके लिए सुख दुख में खड़ा रहे, कि तुझे दुख है, आई एम देयर फॉर यू। सुख में भले ना रहे, सुख में ना रहे, बट यही तो ये चीज है कि आप दूसरों को समझें, उसको दुख में उसके पास जाएं, उसको जो आपकी नीड है वो होनी जरूरी है, कि आप उसके लिए स्टैंड बाय हैं कि भाई कुछ भी हो जाए मैं हूं। ये बहुत प्यारी बात है, इसलिए भी क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि दुख में इंसान को और साथ में रहना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि सुख में क्योंकि उनका भी कोई ना कोई फायदा मिल रहा है। जैसे सब रिश्ते इसलिए जुड़ते हैं कि उसका कोई ना कोई मतलब है, इसलिए जुड़ते हैं। अगर आप निस्वार्थ प्रेम करोगे ना, निस्वार्थ जुड़ोगे ना, तो आप यहाँ से नहीं, यहाँ से दिल से जुड़ रहे, और जहाँ दिल जुड़ गया ना, वहां कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना, दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, दिल से जुड़े हुए होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद ठीक है कि तूने ये कलर पहन लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मन से दूरियां नहीं होनी चाहिए, मन का मिलन बहुत जरूरी है।
ऐसा क्यों है मैम कि जैसे फ्रेंडशिप्स में भी, जैसे रिलेशनशिप की तो हमने बात करी, ब्रेकअप्स डिवोर्सेस की भी बात करी, लेकिन दोस्तों में भी मतलब हमारा एक टाइम था कि हमको ज्यादा बात नहीं कर रही, ये तो कोई मतलब देयर वाज नो ऑप्शन कॉल्ड क्विटिंग, राइट, मतलब बात नहीं हो रही तो झगड़ा हुआ है ना, हमारे दिमाग में भी नहीं आता था कि ब्लॉक तू ब्लॉक मैं ब्लॉक, हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं नहीं देखूंगी, सामने भी दिख जाए। मुझे लगता है कि ये कितना इम्पल्सिव डिसीजन भी और अपना आप खुद कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो दोस्त बहुत प्रेशियस होते हैं जो आपके स्कूल से आपके साथ जुड़े, आपके कॉलेज से जुड़े, आप उनके साथ झगड़ा करो लेकिन आप अलग होना सोच भी नहीं सकते, क्यों एफोर्ड नहीं कर सकते मैम आज के टाइम पे, एफर्ट्स नहीं है। अभी आप देखिए कि आजकल के बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जिनके कहते हैं हमें फ्रेंड्स बनाना नहीं आता, हमसे बात नहीं होती है, हम कैसे फ्रेंड्स बनाएं, तो उनको भी टिप्स दिए जाते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स। आप किस तरह से, जरूरी नहीं है आपके पास 8-10 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का, आपके पास एक सच्चा मित्र भी है ना, तो वो भी अच्छा है। मेरी फ्रेंड है, मेरी आप सोचो जो फर्स्ट फ्रेंड थी ना फर्स्ट क्लास में, वो अभी तक है मेरे से अटैच, स्कूल टाइम की वो भी एक अटैच है, एक कॉलेज टाइम की वो भी अटैच है, हम महीनों बात नहीं करते हैं, बट जैसे ही बात करते हैं ना तो वो ही कनेक्शन हम फील करते हैं। ऐसे बोलते हैं मैम कि अगर एक इंसान को परखना हो ना आपको, तो देखो कि उसका दोस्त कितना पुराना है और उसका नौकर कितना पुराना है, राइट, इन दोनों चीजों से आप इंसान के कैरेक्टर के बारे में, उसकी वैल्यू सिस्टम के बारे में जान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं कि आप किसी इंसान के साथ कब तक जुड़े हुए हो, कितने टाइम से आप उससे कनेक्टेड हो, कितना आप डीप डाउन उसको समझ रहे हो। बहुत डीप बातें हैं मुझे लगता है मैम ये सारी, और क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हम भी देखिए बचपन से देखते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये हील करना एक बात हो जाती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो एंजाइटी में है या डिप्रेशन है। इनफैक्ट WHO की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सेकंड मोस्ट सबसे बड़ी डिसीज है आने वाले टाइम में, वो डिप्रेशन होने वाली है हार्ट अटैक के बाद। यस, राइट। तो आई थिंक ये जितने भी वर्ड्स हैं, हम डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये सिम्टम्स होते हैं इस चीज के, तो इसको मैम हर एक लेवल पे आप देखते हो, जैसे बच्चे भी आते हैं आपके पास छोटे, तो 4 साल के बच्चे भी, उसका तो कभी दिल ही नहीं टूटा, कोई गर्लफ्रेंड बोलना नहीं आता यार, 4-5 तो छोटे बच्चे हैं, तो 4 साल के बच्चे से लेके 80 इयर्स तक। मैम 4 साल के बच्चे को क्या डिप्रेशन होता है? उसने फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा देखा, यार मम्मी पापा लड़ रहे हैं, पेरेंट्स का सोचते हैं अभी तो छोटा है क्या करेगा, पर उनके सामने गाली गलौज हो रही है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, तो इफेक्ट किस पे हो रहा है? बच्चे पे। बच्चा ही सोचता है यार माँ बाप क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, हमारी रूट्स ही वीक रहेंगी तो हम कैसे फल फूल आएंगे हमारे। वो ये सोचता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, यार मम्मा को कुछ नहीं हो जाए, यार पापा को कुछ नहीं हो जाए, ये दोनों अलग हो गए तो मेरा क्या होगा, इतना तक सोच लेता है बच्चा। तो वो कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे अपनी पढ़ाई कर पाएगा, कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे नहीं उसके, वो इंट्रोवर्ट रहेगा, अपनी बात वो बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ये इसीलिए होते हैं। घर में बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े हो गए, इसलिए तो पहले हम क्या करते थे, अगर लड़ाई झगड़े मम्मी पापा में हो रहे हैं, दादा दादी ले जाते थे कि यार तुम लड़ लो जो तुम्हें करना है, बच्चा हमारे पास है। ये चीजें होती थी। अब ओपनली पेरेंट्स बच्चे के सामने लड़ रहे हैं, माँ फिर क्या करती है, माँ फिर बताती देख तेरे पापा ने ऐसे किया, फिर वो फादर में देख तेरी मम्मी ने ऐसा किया, तो वो बच्चा कितना ट्रॉमा लेगा। तो वो जब ट्रॉमा लेता है तो वो तो बच्चा बुद्धि है, उसको तो ना पता है कि क्या चीज फिल्टर करनी है क्या नहीं, तो वो डीप डाउन डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब जैसे मैम आप बोल रहे थे कि फ्रेंड्स बनाने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब जैसे एक इंसान है जो इमोशनली ड्रिवन है, ठीक है, जिसको सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि भाई तेरा दिल कैसा है, अगर तेरा दिल मेरा दिल जुड़ गया तो हम दोस्त हैं। लेकिन सामने वाले का साइकोलॉजी वैसा नहीं है, वो देखेगा तुमने कौन सा ब्रांड पहना है, तुम्हारे हाथ में कितनी अंगूठियां हैं, तो वो रियल फ्रेंड है ही नहीं ना। तो फिर आप तो यहाँ पे तो अब जैसे मुझे कोई इंसान पसंद आ गया तो मैं इतना ज्यादा पेनिट्रेट करके नहीं देख पा रही हूँ कि तुझे मटेरियलिस्टिकली मैं अच्छी लग रही हूँ कि तूने भी मेरा दिल देखा, मैंने तो तेरा दिल देखा। आँख के अंधे को तो हरा हरा ही, सावन के अंधे को तो हरा हरा ही दिखता है ना सब। तो अब ऐसे दो लोग, एक दोस्त तो चलो तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन ये दूसरा वाला तो तुमको देख नहीं रहा ऐसे, तो फिर
तो फिर तो यहाँ पे भी दिक्कत यहाँ होगी पे ना भी मैम। दिक्कत है। तो ऐसे कैसे ढूंढे नोटिस बोर्ड में कि दिल वाले ही मेरे दोस्त बने? आपको उससे पता लग जाएगा, जब जैसे आप किसी से मिलते हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो आपको कहाँ लेके जा रहा है या खुद कहाँ जाता है। अगर जैसे 101 होना चाहिए, जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं तो 101 कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। कुछ तुम अपनी कहो, कुछ वो अपनी कहे, ये तो होता है आप सेम पैथ पे हो। जो आपको अच्छा लगता है वो आपकी अच्छाई भी देखे कि भाई इसको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो चीजें भी होनी चाहिए। थोड़े दिन, 1-2 दिन में आपको पता चलता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ चोट खा के ही सीखते हैं, तो अच्छा है, कोई बात नहीं, 1-2 गलतियां हो जाती है ना, जब तक दिल टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, लर्निंग पैटर्न है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहां आप ट्रस्ट करना ही बंद कर दो, अब मुझे दोस्त बनाने ही नहीं है, वहां प्रॉब्लम होती है। बट अगर बैक टू बैक गलत एक्सपीरियंसेस हो तो इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है। ओके, हमने कुछ गलती करी, कहीं हमने कम्युनिकेट नहीं किया। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको चाहिए कि वो मुझे शाम को फोन करे, ये आपने उसको तो नहीं कहा कि मुझे फोन करना। आपने उससे उम्मीदें लगा ली कि ये मेरा दोस्त मुझे फोन करेगा, क्योंकि मैंने उसको दिन में फोन किया था, इसने मुझे मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। तो ये चीज आपको भी कहनी पड़ेगी। ईगो नहीं होना चाहिए इसमें, फ्रेंडशिप में ईगो नहीं होना बस चाहिए। एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज। लेकिन एक इंसान है मैम, तो एक्सपेक्ट तो करेगा ही। लोग बोलते हैं नहीं, अगर तुमको खुश रहना है तो तुम जीरो एक्सपेक्टेशन रखो। जीरो भी नहीं, बट यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको बोलना पड़ेगा, यार तूने फोन नहीं किया ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तू फोन कर देना ना। अरे यार सॉरी यार, मैं ये काम करने लग गया था। यही एक एग्जाम्पल दूंगी। एक इंसान ने कॉल किया, नेगेटिव पर्सन क्या सोचेगा कि यार जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रहा। पॉजिटिव इंसान के सोचेगा, अरे यार चार्ज पे होगा फोन, साइलेंट होगा, बिजी होगा, जैसे ही एक बार मिस कॉल देखेगा कर लेगा। नेगेटिव पर्सन उसको धमाधम फोन करता जाएगा, मेरा फोन कैसे नहीं उठाया, मेरा फोन कैसे नहीं उठाया। ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि आप में पेशेंस ही नहीं है। कि अगर उसको बंदे को आपको बात करनी है तो वो एक बार में कॉल उठा के बात कर लेगा, और नहीं करनी तो आप 10 फोन कर लो। बट इससे आपकी मेंटल स्थिति का पता लगता है कि आप कैसे किस स्पेस से आ रहे हो। बिल्कुल सही बात है मैम। आई थिंक थॉट्स भी हमारे रियलिटी को ना बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सोचने से क्या होता है, लेकिन ये बात सच है कि जैसा आप सोचते हो वो चीज़ें पर्सनालिटी में आपके आज नहीं तो कल दिख जाता है। आपने भी देखा होगा मैम कि कुछ लोग आते होंगे जो बस मतलब नेगेटिव ही हर इंसान के बारे में बोलते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर लो। और कुछ लोग होते हैं जो अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो देख रहा है कि भाई इसमें 8 अच्छाइयां हैं और 2 गलतियां हैं, दूसरा इंसान वही देखेगा कि इसमें 8 खराबियां हैं, 2 अच्छाइयां हैं। तो एक नजरिया अलग अलग होना बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि अगर हम हर चीज के बारे में ही नेगेटिव देखेंगे मैम तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यही तो उनके, अगर हम उनका जब रूट कॉज जाते हैं, जो नेगेटिव पर्सन है उनको भी हमेशा नेगेटिविटी मिली है, इसलिए तो वो नेगेटिव है। उनको हर चीज में लगता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी रिजेक्शन सहा है। उनका ट्रॉमा रेस्पॉन्स भी ऐसा होता है मैम कि जैसे एक एक्सट्रीमली नेगेटिव इंसान है, आप एक पॉजिटिव माइंड से, एक हैप्पी माइंड से उसके पास जा रहे हो, आप कुछ भी उसके लिए करोगे ना तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर देगा कि तुझे कुछ चाहिए क्या, इसलिए क्या। नहीं बहन, एक चीज अच्छाई होती है, एक इंसानियत होती है। अगर मेरे पास 2 है, मैंने तुझे 1 दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 का तुझसे पैसा मांगूंगी, मैंने प्यार से दिया है तुझे। बट आई थिंक ये बहुत डीप टॉपिक इसलिए भी है बिकॉज 2 अगर अलग अलग स्पेस से लोग आ रहे हैं ना, और उन दोनों का माइंडसेट समझना बहुत मुश्किल होता है। और पर धीरे धीरे समझ आ जाता है। जैसे आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, उतना आप में माइंड में क्लैरिटी आएगी कि यार ये मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर ऑरा आपका जो क्रिएट होता है, नेगेटिव पर्सन का हमेशा ऑरा नेगेटिव होता है। जैसे आप नेगेटिव पर्सन के पास जाओगे ना, आपको अनईजी सा फील होना लगेगा। और जैसे ही आप पॉजिटिव पर्सन के साथ जाओगे ना, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है और बहुत दायरा कहते हैं ना बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा भी आप उनसे बात करोगे, आपको लगेगा यार पॉजिटिविटी। सो नेगेटिव लोगों का यही रहता है कि नेगेटिविटी बहुत हर चीज में, अरे पानी गर्म है तो पानी ठंडा है, ठंडा है तो पानी ठंडा है, हर चीज में ही नेगेटिविटी।
उनको भी हम ठीक करते हैं। हाँ, लेकिन मैम ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब मैंने देखा है कि इनके लिए फिर मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉ सब वर्क नहीं करता है। क्योंकि आप ना जैसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, जो थैंक यू चीज होती है वो इतनी बड़ी होती है, अगर आप उसको बोलोगे भी नहीं ना, और अगर आपके वो टेंडेंसी में है, अगर वो आपके नेचर में है, तो सामने वाला वैसे ही आपसे पॉजिटिव पर्सन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा सामने वाला भी सोचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब कुछ रिलेशनशिप को आप अंडू नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम है कि वो नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, तो आप उनको तो अंडू नहीं कर सकते ना। आप चलो दोस्तों थोड़ी दूरी बना सकते हो, अपने मम्मी पापा को कैसे आप सिर्फ समझा सकते हो उनको। नहीं, आप जैसे समझाओ भी मत, आप अगर पॉजिटिव होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर चुपचाप बैठी है, हर चीज में वो कंप्लेन करती है, आप चलो मम्मी यार गोलगप्पे खाने चलते हैं, नहीं जाना यार उनको, अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ। हाँ। उनकी हर चीज में आपने तोड़ कर दिया ना, उनको हैप्पीनेस दिला दी। अगर आपने खुद नहीं, अगर आप पॉजिटिव इंसान हो, आपने एनवायरनमेंट पॉजिटिव कर लिया, तो नेगेटिव इंसान पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आने लगेगा, वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी उसने चाइल्डहुड से सही है, तो वो धीरे धीरे अगर उसने पॉजिटिविटी आने लगी, टाइम जरूर लगेगा उसको, बट थोड़े टाइम में वो भी पॉजिटिव होने लगेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंसान के 4-5 इर्द गिर्द 4 नेगेटिव लोग हैं, तो ये आदमी भी तो नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है, बट उसको पॉजिटिव हो सकता है अगर वो खुद अंदर से चाहे कि भाई यार मुझे किसी ना किसी के लिए चेंज होना है, जैसे फॉर सिस्टर के लिए चेंज होना है, मेरे फ्रेंड्स के लिए चेंज होना है, कोई ना कोई तो पर्सन मिलता ही है इस भीड़ में कि भाई जो जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं ठीक हूँ, मैं खुशी से रहूं। कितने टाइम तक आप सैडनेस में रहोगे यार? आप दुखी रहोगे तो भी बिजली का बिल आना है, तो भी खाओगे, दुखी रह के भी हंसोगे तो भी खाओगे, बिजली का बिल तब भी आना है। तो वो समझ जाता है कि यार खुश रहने में ही फायदा है। अगर आप वहीं आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, पेरेंट्स ने कह दिया कि ठीक है यार जैसा तू कर रहा है वो ठीक है, वहां प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं यार मैं तो अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी मुझे पैसा आना है ना, ये फैसिलिटीज मुझे सब तब भी मिलनी है। फिर उनमें थोड़ा टाइम लगता है, उन लोगों को निकालने में थोड़ा टाइम लगता है कि भाई एक्चुअल में माने कि भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो वही थोड़ा पॉजिटिव एक्टिविटीज करनी होती है उनके लिए। सही है मैम। जैसे ये जो मूड स्विंग्स होते हैं मैम, कभी कभी ये चीज़ बहुत देखी जाती है, आई अंडरस्टैंड पीरियड्स वगैरह में लेडीज वगैरह को आते हैं मूड स्विंग्स, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि उनके लिए रेगुलर चीज़ हो गई है। कभी इतने चिड़चिड़ा जाते हैं, बिल्कुल नहीं यार बात ही नहीं करनी मेरे को, ये वो बहुत टाइम तक बिल्कुल गायब रहेंगे और फिर आएंगे तो एकदम, तो ये जो ग्राफ इतना भयंकर ही हिल रहा है, ये क्या है? उसमें देखिए एक ट्रिक है, फर्स्ट डे और सेकंड डे बिल्कुल अपनी वाइफ से, अपनी पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से दूर रहो, ठीक है? दूर रहो बिल्कुल। उसके बाद 10th डे से वो पॉजिटिव होने लगेंगे। 10th डे यानी कि 3rd डे के बाद से 3rd to 10th वो ठीक है, फिर बीच में अप्स एंड डाउन होंगे। 17 डे से वो साइकिल वापस स्टार्ट होने लगेगी, मूड स्विंग्स वापस स्टार्ट होने लगेंगे। वो थोड़ा गैप हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट सेकंड डे बिल्कुल छोड़ दो। आपको लगता है मैम कि हार्मोन्स भी हमारे मेंटल फ्रेम को इफेक्ट करते हैं? यस, तो हार्मोन्स करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, मुझे जो एक्टिविटीज पसंद है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए। तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप जो आपको पसंद है एक्टिविटीज आप वो करेंगे, आप अपने आप खुश रहेंगे। जैसे आपको डेली में योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, जर्नलिंग, ये चीजें आपको करनी चाहिए। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, बाथरूम सिंगर ही नहीं बनना है, आपको ओपनली बोलना भी है ना, वो गाने गाएं, डांस करें, जो चीजें अच्छी लगती है ना वो करें। जैसे कि जिंदा दिल ही रहना चाहिए, खुश, कि आपका जो मन है ना वो आज कर डालो, जो ये समाए कल होना हो। तो वो ही ध्यान रखना है कि आज मुझे खुश रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना दिन तभी एंड करूंगी जब मैं अपने लिए कुछ भी अच्छा करूंगी, चाहे वो आइसक्रीम खाना ही हुआ, चाहे मुझे गोलगप्पे खाना हुआ, चाहे मुझे कॉफी पीना हुआ, एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक, एंड में आपको देखना है कि मैं हैप्पीली सुन। और बहुत सारे लोग मैम इस चीज को मिसअंडरस्टैंड भी कर देते हैं कि ये तो बड़ी सेल्फिश है। ये सेल्फिश नहीं है, ये एफर्ट डाल रही है, इसको सेल्फ लव बोलते हैं। सेल्फ लव, यस। मुझे लगता है सेल्फिशनेस वो होती है जब आप किसी का बुरा करके अपना खुद का सिर्फ सोचो, लेकिन अगर आप अपना ही अच्छा सोच रहे हो तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। अपने आप को प्रायोरिटी में रखना इज नॉट रॉन्ग। प्रायोरिटी यही तो होता है कि आप जैसे हाउसवाइफ होती है, वो पूरा जी जान लगा देती हैं कि बच्चों में, फैमिली में, खुद पे ध्यान नहीं देती, फिर उनको आफ्टर 40s प्रॉब्लम आती है।
उनको तब आती है। फिर उनको तब याद आता है कि यार सास ने मुझे उस टाइम ये कहा था, ये मेरे साथ ये उस टाइम प्रॉब्लम हुई थी, तब वो डिप्रेशन में जाती है। तब उनको सास की शक्ल देखनी नहीं होती है। तो उस टाइम सास को आपकी जरूरत होती है, क्योंकि वो थोड़ा डाउन एज में जा रही है। यहीं पे हमें ही देखना है कि आपको अपने लिए जीना जरूरी है। आपने सब काम कर लिया, 1 घंटा अपने आप को अपने दो, लिए at निकालो। least। अपना माइंड बॉडी सोल ये कनेक्शन इनलाइन करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? आप मेडिटेशन करो, स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मेडिटेशन होगा, थोड़ा योगा, कुछ भी नहीं होता है तो वॉक कर लो, है ना, डीप ब्रीदिंग्स है, जर्नलिंग करना कि आज का मेरा पूरा दिन कैसा रहा, अच्छा गया, खराब गया, टू डू लिस्ट बनाना कि आज मुझे क्या क्या चीजें करनी है। आपको जैसे कहते हैं ना कि एक फॉर्मेटिव में आना बहुत जरूरी है कि मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। Yes, right. अब जैसे लड़कियों के अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मेरी अगर फीमेल फ्रेंडशिप अच्छी है, मेरे पास सर्कल है, तो मैं बोल दूंगी ऐसा हो गया, हाँ। डन, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं फ्री हो गई। हाँ। लेकिन लड़के जब मिलते हैं या तो वो क्रिकेट देखेंगे, या तो वो बिजनेस की बात करेंगे, या तो फिर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे वो। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि तू लड़का है, तू रो नहीं सकता, तू रो नहीं तो तू कमजोर है, तो इंसान ही ना। यस यस, मैन डिप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको शुरू से ही कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ बिल्कुल होता है, बट क्यों नहीं होता है। हाँ। वो ये सोचता है कि यार मैं कैसे कहूँ, मुझे तो बहुत काम करना है। वो एक्सप्रेसिव ना होना भी उनको सिखाया जाता है कि तुम्हें दर्द अपना नहीं बताना है, तुम्हें बस काम करना है। तो ये चीजें भी उनके अंदर इनबिल्ट स्टार्टिंग से ही कर देते हैं कि देखो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। उनपे स्टार्टिंग से ही बोझ डाल देते हैं कि तुम्हें अपने घर को चलाना है, तुम जल्दी से कमाओ, तुम ट्यूशन पढ़ाओ, तुम इतना कमाओ, तुम्हें घर बनाने हैं, बहन की शादी करनी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको स्टार्टिंग से दे जाती वो रो नहीं पाते हैं। उनको कहो ना कि आपको रोना है, नहीं रो पाएंगे। बहुत बहुत कम होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, जिनको कहते हैं ना बस आपने पूछा देखिए और वो एकदम से बह जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेन एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट वो उनको आता नहीं है कैसे एक्सप्रेस करना है। क्यों ऐसे मैम, क्यों नहीं आता? क्योंकि शुरू से उनको कहते हैं कि स्ट्रांग बनो। जैसे वो आपके पास जब सेशन के लिए आते हैं यहाँ पे, तो उनके क्या मेजरली क्या ट्रॉमास होते हैं? भाई मेजरली दिल टूटना, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, है ना, सबसे पहले ही। फिर जो ऑफिसेज में होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कोलीग्स होते हैं, वहां उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना दी बेस्ट देना है। तो हर चीज में उनको कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो जाता है, फैमिली प्रेशर ज्यादा होता है कि फैमिली भी संभालनी है, फैमिली का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करना है, उधर ऑफिस का वर्क प्रेशर भी देखना है। वहां वो अपने आप को भूल जाते हैं। वो अपने आप को, चलो लेडीज तो एक बात कह के वो हल्की हो जाती हैं, जेंट्स कहाँ गए, वो नहीं कह पाते। दोस्तों से भी कब मिलेंगे, संडे भी वाइफ ने कह दिया है कहीं नहीं जाना दोस्तों में, मेरे साथ चलो। तो वहां भी वो लोग परेशान होते हैं। तो इन थेरेपीज के थ्रू हम उनके जितना भी चीजें होती है ना मन की, वो सब हम निकालते हैं कि आपको वेंट आउट होना है कि भाई क्या चीजें आपको अंदर आपने एकदम अब बिठा रखी है। जैसे एक केस था मैम, उसमें उनका था कि 50+ हो गए हैं और अब कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं मैम, मैं खुश नहीं हूं। कहते अब मेरे पास, मैं अच्छा ऑफिसर लेवल का हूँ, मेरे पास पेंशन वगैरह सब आएगी, मेरे पास घर है, एक नहीं दो है, बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है। फिर जब हम उनकी हिस्ट्री में गए तब हमें पता लगा कि जब छोटे थे वो, तब उनके फादर उनको बहुत मारते थे और वो रहे दादा दादी के पास, तो मम्मी पापा से उनका कनेक्शन ही नहीं बना। दादा दादी की बहुत एज थी, तो वो केवल ऐसे ही उसमें रहे कि कंप्रोमाइज वाले, चाचा चाची ज्यादा प्यार करते नहीं थे, कंपैरिजन करते थे। वहां से उनका डिस्कनेक्टिविटी हुई पेरेंट्स से। जहां उन्हें मम्मी पापा की जरूरत थी वहां वो मिले नहीं, प्यार मिला नहीं। तो वहीं से उनकी प्रॉब्लम्स शुरू होती गई। वो इंट्रोवर्ट होते गए कि भाई मुझे एक्सप्रेसिव नहीं होना है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, कमाना है, यही दिखता था, पढ़ना है, कमाना है, पढ़ना है, कमाना है। तो वहां वो अपने आप से डीअटैच हो गए, अपने आप को खो गए कि भाई मैं क्या हूँ, मुझे तो कमाना है,
घर चलाना है, घर का सब कुछ देखना है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे 2 भाई बहन और पढ़ाने हैं, फिर इनकी शादी करनी, तो जेंट्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि वो अपने आप को खो देते हैं। वहीं उनको थोड़ा सोशल होना जरूरी है। आपको कुछ स्पोर्ट्स पसंद है वो करिए, आपको अपनी इम्पोर्टेंस भी रखनी जरूरी है। ये मैं सबसे बड़ा मैं कहूंगी चीज कि जेंट्स को भी अपना सोचना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मैम, अगर एक शादी हो रही है घर में तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। Yes. अगर एक लेडी को एक मेल की जरूरत है, एक मतलब जितनी पति को पत्नी की जरूरत है उतनी ही पत्नी को भी पति की जरूरत है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड 19-20, दोनों इक्वल ही हैं। right. और मुझे लगता है ये टाइम के साथ चीजें बदल भी रही हैं धीरे धीरे, बट मुझे लगता है ये जो फैमिली ड्रामा और ये सब था ना, ये हमारे पहले वाले जनरेशन ने ज्यादा फेस किया है, क्योंकि हमारी मम्मी लोगों का ये दिमाग में था, और जॉइंट फैमिली थी तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था क्विट करने का। अभी आपके पास एटलीस्ट ये बोलने के लिए कि भाई अगर मेरा घर भोपाल में लेकिन बैंगलोर में हम लोग तो काम करते हैं, तो आप वहां पे आपने शॉर्टकट ले लिया कि भाई ये ड्रामा से आप दूर हो। लेकिन जितना, क्योंकि यही है कि अभी हम ये सारी चीजों पे बात कर रहे हैं, वो हो सकता है उनके टाइम पे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हो, लेकिन उनके पास कोई था नहीं, एंड विच हैज मेड, मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग इससे स्ट्रॉन्ग भी बने हैं कि ठीक है यार लाइफ में सब कुछ होता है, क्या है छोटी मोटी बातें, ये इतनी छोटी छोटी चीजों पे तुम लोग मुंह फुला लेते हो, दिल दुखा लेते हो, कुछ नहीं है सब। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टूट भी गए इन सब चीजों की वजह से। तो एक थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है, अभी भी नहीं समझ में आता कि कौन किसको लेता, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, नहीं आप मतलब जिस पेड़ में फल होते हैं उसी में आप पत्थर मारते हो, लेकिन इतने बार भी मत मारो कि वो चोट ही नासूर हो जाए फिर, कि भाई कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा हंसता है ना, उसके पास ही सबसे ज्यादा गम होते हैं। हाँ, वो चीजें हैं यार, समझना बहुत जरूरी है कि यार क्या चीजें चलती आ रही हैं, क्या एक्चुअल में हो सकता है किसी ने अपने प्यार को, जो अपने प्यारा है किसी को खो दिया हो, है ना, वो भी एक ट्रॉमा हो सकता है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, वो ग्रीफ से ही नहीं निकले हों क्लोज्ड वंस के जाने से। तो वो काफी चीजें होती हैं, उसके रूट कॉज तक, तह तक जाना जरूरी है, जिससे आप अपनी चीजें सॉर्ट आउट कर सको। प्रॉब्लम्स को खत्म करना जरूरी है, खत्म करके आगे बढ़ो यार। बहुत लाइफ बड़ी है, पीछे का ही नहीं सोचना है हमें, आगे बढ़ना है, फ्यूचर का देखना है, पर आज तो हम अच्छे से रहें। मैम, हमने रिलेशनशिप्स की बात करी, मैरिज की, प्यार दोस्ती की, थोड़ा सा हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम तो इतनी सारी चीज़ें बोल देते हैं ऐसे वैसे, एक टाइम के बाद हेल्थ भी थोड़ी इफेक्ट हो जाती है, जॉब भी नहीं करते हैं, रिटायरमेंट फेज में जो लोग रहते हैं, स्पेशली आई थिंक आफ्टर 60s की मैं बात कर रही हूँ, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है मैम? उनका बहुत डिप्रेसिव होता है, वो हर चीज़ में कहेंगे ना कंप्रोमाइज करते हैं। सीनियर सिटीजन में ये होना कि अगर हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड जल्दी चला गया तो वाइफ बिल्कुल वैक्यूम में चली जाती है, वहीं बच्चों पे उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है। मेरा बेटा ऐसे करेगा, मेरी बहू ऐसे करेगी, मेरा पोता पोती, फिर बेटी होती है तो उससे भी कितना कहे कि जमाई भी होता है, तो वहाँ वो लोग बहुत वैक्यूम में होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सीनियर सिटीजन में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग होती है, डिप्रेशन कहेंगे, वो ओपन नहीं हो पाते, उन्हें लगता है अब तो जीवन का एंड है। आफ्टर 60s देखिए आप, हमारे इंडिया में कहते हैं अब बस मौत का इंतजार करो। यही हम आउट ऑफ इंडिया देखें, वो अपनी लाइफ जीते हैं यार। आफ्टर 60 वो घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, वो खुश रहते हैं। यहाँ पे रहता है आफ्टर 60 अब यार अब तो रिटायरमेंट हो गया, अब क्या है भजन वजन करो, भगवान का मंदिर में जाओ, कुछ नहीं। बट यहाँ ये सिस्टम जो हमारे इंडियंस में आ गया ना कि खत्म है लाइफ, हाँ ये गलत, वो गलत है। तो इसीलिए हमें ये सोचना जरूरी है कि आफ्टर 60 तो अब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, कि हमें तो बहुत कुछ करना है, जहाँ जहाँ हम जाना चाहते थे, जॉब की वजह से नहीं गए थे, वो करेंगे। अचीवमेंट्स, एडवेंचर्स, हमें बहुत सारी चीजें करनी। और वाकई में जहाँ आपने अपने माइंड को ये कह दिया कि मुझे और चीजें करनी है, वहीं वो अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो आप कि यार तैयार हो जा भाई, चलना है। कि आपने माइंड को कह दिया मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं करता, माइंड ने वो कैप्चर कर दिया। आपको क्या बना देगा? कमजोर। वहीं आपने कह दिया अरे भैया आफ्टर 60 जैसे रिटायरमेंट हुआ अगले दिन ही अपन को निकलना है, बैक पैक करके अब कहाँ जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। जो हमारी इच्छाएं थी वो करनी है यार, एक मस्ती वाला करना है। वहीं वो माइंड ने कैप्चर कर लिया, आप में वैसी एनर्जी आएगी। तो ये ऑल डिपेंड ऑन अस
हम क्या चाहते हैं। आप पर ट्रॉमा में ही रहोगे, दुख में ही रहोगे, तो वो आप दुख ही दुख सहन करते रहोगे। वहीं हम नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना है, चाहे मुझे यहाँ घूमने जाना है, तीर्थ पे जाना है, व्हाटएवर, जहां भी जाने का मन है, जस्ट डू इट। जैसे मैम सैड, हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस को आप एफर्ट के साथ अचीव करते हो, है ना, ऐसे कॉन्स्टेंटली नहीं आता है वो, आपको स्पॉन्टेनियसली चीजें नहीं आएगी, आपको एफर्ट। वैसे ही सैडनेस को भी आप चुनते हो। यस। अच्छा, आपने चुना है कि मुझे दुखी रहना है। अब वहीं पे पता है क्या होता है, जैसे हम कहते हैं, आपने सोच लिया, आपने रबर बैंड लगा लिया, जहां आपको ओवरथिंकिंग या सैडनेस है, जस्ट उसको हर्ट करो। ठीक है, आपने किया, आपका वही पैटर्न जो था ना, थिंकिंग पैटर्न, वही चेंज हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कैसे मैम? आपने अपने माइंड को ये दिया, अरे ये गलत है, ये चीज गलत है, ये आपको रीथिंक नहीं करना है। वहीं आप अपने आप को कहते हैं, यार मुझे, जैसे आपको नेगेटिव थॉट है, अरे मैं तो वो गाने सुनने जा रही हूँ, मैं वो फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, मैं जल्दी से कुछ चॉकलेट खा लेती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ, वहीं आपका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके। यही हम नेगेटिविटी अपने माइंड में लाते जाते हैं कि यार मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आपने माइंड को भी क्या कमांड दिए, दुखी, दुख वाली, सैड वाली। वहीं अगर अपने माइंड को आप कहोगे हैप्पी, मैं खुश हूँ, वहीं से माइंड क्या पड़ेगा, खुशी, 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 okay. हंसना, खेलना। हाँ। आपको पता है कई लोग ना स्माइल नहीं करते हैं। हाँ, पता है उनको हम जब कहते हैं ना स्माइल करना, मैम गालों में दर्द हो गया है, क्या? हंसा नहीं जाता है। अच्छा, क्योंकि उनको आदत ही आदत नहीं है, यूज टू नहीं होते कि यार हंसे कैसे, हाँ, हमें दर्द हो जाएगा, मैंने कहा यार ऐसे कैसे रहते हो बिना हंसे। एग्जैक्टली। क्योंकि उनको एकदम यूं रहना, चुपचाप रहना, सीरियस रहना, उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है। कितना मुश्किल है कुछ लोगों के लिए वो। मैंने देखा है मैम कि कभी ऐसा होता है कि आप राह चलते जा रहे हो, अब चलो आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कोई लड़की अगर सामने से आ रही है, अगर आपने उनको स्माइल दे दी ना, तो वैसे पीछे देखने लगती है। अरे भाई ठीक है, मैं तुमको जानती नहीं हूँ, इंसान टू इंसान अगर मैंने स्माइल दे दी तो एक स्माइल बैक भी नहीं, तो उनको ऐसा लगता है मैं तो तुम्हें नहीं जानती नहीं। हाँ। आप देखिए, अब जैसे बाहर जैसे जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वो सब लोग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाँ, बोंजोर या गुड मॉर्निंग ऐसे। हमारे यहाँ नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं जानते, तो जानते ही नहीं है, हम विश ही नहीं करेंगे। क्या यार, इंसान है यार, तो इंटरेक्ट करो, बात करो, नहीं जानते जान जाएंगे। हाँ। ये हम टास्क भी देते हैं, गार्डन में जाओ, 5 लोगों के साथ बात करो, उनके साथ सेल्फी लो। तो ये चीजें भी होती हैं कि आप इंटरेक्ट करो, नए लोगों से मिलो, नई वाइब्स कनेक्ट होती हैं, आपका नया थॉट पैटर्न आएगा। आप अगर उन्हीं नेगेटिव लोगों के इंसान के साथ रहोगे तो नेगेटिव पैटर्न रहेगा। जैसे हम 3 सर्कल्स बनवाते हैं, ठीक है, इनर सर्कल में रहेंगे जो आप एवरीडे मिलते हो उन लोगों से, पॉजिटिव लोगों से। सेकंड में जिनसे आप वंस अ वीक मिलते हो, ठीक है। थर्ड में जिनसे आप वंस अ मंथ मिलते हो, बट पॉजिटिविटी आती है। तो आप अगर 1 महीना 3 सर्कल में, इतने तो लोग ही नहीं है मैम, तो वो ही तो ढूंढने हैं हमें। ओह गॉड, ये तो बहुत डिफिकल्ट। 4 पर्सन होने चाहिए आपकी लाइफ में। उसमें ये रहता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हो सकता है आपने फोन पे जैसे किसी से कनेक्ट हुए, अरे यार तुझे ध्यान है अपन वहां घूमने गए थे, जहां पे हमने बात छोड़ी थी लास्ट, वहीं से फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएंगे। हम भूल जाते हैं यार, हमारी दोस्ती जिनसे हम स्ट्रांगली कनेक्ट थे, उनसे बात करना भूल जाते हैं। बट अगर आपने वो रिकॉल कर ली मेमोरीज जो आपको पसंद थी, लाइक्स वाली चीजें, आप वहीं से ही खुश होना शुरू कर दोगे कि मेरी बचपन की फ्रेंड थी, हम वहां मूवी में जाते थे। आप उनके साथ वापस मूवी जाओगे तो वही वाइब्रेशंस आएंगी, वही कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग फील होगी, नॉस्टैल्जिया जो है आपका वापस आपको लगेगा कि यार यही है जो कनेक्टिविटी हम कह रहे थे ना, मिस कर रहे थे। यही कनेक्शन है जो होना चाहिए कि यार क्या है लाइफ, जस्ट एंजॉय इट, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लोग कॉफी पी रहे हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सैडनेस है, बड़ा जैसे कि बहुत बेचारा फीलिंग आ रही है यार, खाना पड़ रहा है। अच्छा मैम, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है जो मुझे ना बहुत स्ट्रेंज लगी। लोग बोलते हैं हम ज्यादा खुश दिखाएंगे ना तो हमको नजर लग जाएगी, इसीलिए हम ज्यादा हंसते नहीं। हम कुछ अच्छा भी काम करें, जैसे घर खरीदा तो वो बोलेंगे नहीं जब तक उसमें रहने नहीं लग जाएंगे, जब तक नहीं होगा। गाड़ी भी बुक करके आए लेकिन वो बोलेंगे नहीं। तो मैम कुछ लोग बोलते हैं कि नजर का फंडा होता है, कुछ लोग बोलते हैं तुम जो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में बार बार दोगे, बूमरैंग है वो वापस आएगा। तो बताना है नहीं बताना है? देखिए कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट मूव वो सीक्रेट होना चाहिए, आपका इनकम वो नहीं बताना चाहिए, आपके रिलेशनशिप कैसी है
आपके पार्टनर से, वो ज्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। तो आपको कुछ चीजें सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है, वहां पे आपको, बट ये नहीं कि आप कहीं बैठे हैं आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो तो करो, वो तो हंसो बोलो, वो चीजें आपको कनेक्टिविटी तो फील करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ नहीं, नजर कुछ नहीं लगेगी, बट आप कौन देख रहा है आपको? आप खुद ही तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। अगर आप कह रहे हो नजर ना लगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही डाल रहे हो, आप मत डालो। अगर आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो लोग तो आपको ढूंढने नहीं आ रहे हैं, आप नहीं करिए, आप मत बताओ। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो आप मत बताओ, बट खुश रहना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, सही बात है मैम। तो डॉक्टर अमिता मैम से हमने बात करी, जो एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एट द सेम टाइम उनको हैप्पी कोच कहा जाता है, हैप्पीनेस कोच कहा जाता है। और इतना मज़ा आया आज बात करके, हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। तो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए द अय्यर शो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।